मालिक, मैं पिछले 5 सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ। हर महीने आप हिसाब में बेईमानी करते हैं। मैं बेईमानी कर रहा हूँ तो कहीं और काम देख ले। अगर ऐसी बात है मालिक तो ठीक है, मैं कहीं और काम देख लूंगा। आप मेरा पूरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ जा, मैं भी देखता हूँ मेरा काम छोड़कर तू कहाँ काम करता है। हर महीने अमर राजीव के साथ बेईमानी करता, इसीलिए राजीव काम छोड़ एक फैक्ट्री में लग जाता और जब फैक्ट्री से फ्री होता है तो मजदूरी का काम करता। इसी तरह राजीव अपना घर चलाता, पर इन सब से शांति बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वह शोभा को बस ताने दिया करती है। राजीव भाई साहब मेरे पति के पास काम करते थे तो कितना अच्छा घर चल रहा था, अब देखो इनकी सब्जी लेने की भी हैसियत नहीं है। अरे बहन, तुम क्यों गरीब के पीछे पड़ी रहती हो? अमर भाई के पास न जाने कितने लोग आते और काम छोड़कर जाते, उन्होंने भी छोड़ दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है बहन, तभी तो आकर मुझे सुना रही है। इस तरह शोभा और शांति के बीच तू मैं हो जाती है, पर मोहल्ले वाले उनकी लड़ाई शांत करवा देते हैं। शोभा अब घर में जाती है जहां वो देखती है कि उसकी बेटी ने ड्राइंग फाइल में काफी अच्छे कपड़े डिजाइन किए और अपने पिता को दिखा रही है। पापा ये देखो, मैंने ये गाउन खुद से डिजाइन किया, मैं बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनूंगी और आपके लिए बहुत प्यारा कोट पैंट और माँ के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस बनाऊंगी। हाँ बेटा, तुम ऐसे ही बस मन लगाकर पढ़ाई करना, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। शिल्पा अब तुम खाना बना लो, तुम्हारी छोटी बहन सपना को भूख लगी है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। कुछ दिनों से राजीव की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए शोभा राजीव को डॉक्टर के पास ले जाती है, पर डॉक्टर कुछ महंगे टेस्ट लिखते हैं और पैसा ना होने की वजह से राजीव सही से दवाई नहीं ले पाता। ऐसे एक रात राजीव बिना खाए सो जाता है और जब सुबह होती है तो फिर कभी राजीव नहीं उठता। माँ देखो ना, मैं कब से पापा को उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रहे हैं। उठिए जी, आपको क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं अपनी 2 बेटियों को कैसे पालूंगी? राजीव की मौत के बाद शोभा के ऊपर उसकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ जाती है और वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन घर के आंगन में बैठकर शिल्पा कुछ ड्रेस डिजाइन कर रही होती है, तभी वहां माया आती है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत अच्छा कपड़ा डिजाइन कर रही हो, बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती हो क्या? अरे बहन, भला गरीब के बच्चे कभी फैशन डिजाइनर बन पाए हैं क्या? और उसकी डिजाइन क्या देख रही हो? मेरी बेटी की देखो, उसका तो सपना है फैशन डिजाइनर बनने का, और देखना तुम, एक दिन मेरी बेटी ही बनेगी बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर। अच्छी बात है शांति बहन, वैसे शोभा बहन मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी को फैशन डिजाइनर नहीं बना सकती, पर पास में ही सिलाई सेंटर है, तुम अभी से ही शिल्पा को वहाँ भेज दो, छोटे से सिलाई करेगी तो हाथ में सफाई आएगी और क्या पता वो अपने सपने खुद पूरे कर ले। माया की बात सुन शांति का मुंह बन जाता है और वो घर में जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति देखती है कि शिल्पा उसकी बेटी रुचि के साथ खेल रही है। तेरे साथ खेलकर तो मजा ही आ जाता है, वैसे माँ बता रही थी तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तुझे पता है जब से माँ को ये पता चला वो मेरे पीछे पड़ गई हैं। रुचि, मैंने तुझे कितनी बार बोला ऐसे छोटे लोगों के साथ मत खेला कर, और तू उसके डिजाइन क्यों देखना चाहती है? वो सिर्फ सिलाई करना जानती है, पर तू एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनेगी, समझी? शांति रुचि को खींच कर घर में ले जाती है। बेचारी शिल्पा रोते हुए घर जाती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, अगर आंटी ने तुम्हें डांटा, तुम और रुचि ऐसे ही दोस्त रहना, लड़ाई हमारे बीच में, तुम दोनों के बीच नहीं, और लोग तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करें, तुम कभी किसी का बुरा मत करना। इन गरीब लोगों से जितना दूर रहोगी जिंदगी में उतनी तरक्की करोगी, समझी? क्यों डांट रही हो? अगर बच्चे आपस में खेलते हैं तो खेलने दो, लड़ाई तो हम बड़ों के बीच है ना। आप चुप रहिए जी, अभी से मेरी बच्ची को पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ बात करनी है और किससे दूर रहना है। जहां बचपन से ही शोभा अपनी बेटी को लोगों के साथ प्यार से रहना सिखाती है, तो वहीं शांति अपनी बेटी के मन में कड़वाहट डाल देती है। समय गुजरता है और शिल्पा सिलाई सेंटर जाती है, जहां काफी सारी मशीन और 12 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक की औरतें सिलाई सीख रही होती हैं। मैडम, मैंने ये फ्रॉक डिजाइन करी है, क्या मैं ऐसी फ्रॉक बनाऊं? हाँ क्यों नहीं, यहाँ तुम सीखने तो आई हो, जितनी अच्छी क्रिएटिविटी कर सकती हो करो। शिल्पा अपनी जगह पर बैठकर कुछ कपड़े काटती है और उन्हें अच्छे से इंची टेप से नाप कर सिलाई करनी शुरू कर देती है और कुछ ही देर में एक बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाती है। कुछ ही सालों में शिल्पा काफी अच्छी टेलर बन जाती है और दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। जहां रुचि फैशन डिजाइनर का कोर्स कर रही होती है और अपने बुटीक में मुंह बनाकर कपड़े बना रही होती है। मेरा तो दिमाग ही खराब होता है ये इंच और सेंटीमीटर नापते नापते। जब तुम्हें सिलाई करना पसंद नहीं तो क्यों बनी फैशन डिजाइनर?
वो तो मेरी माँ की जिद थी, और मैडम भी शायद बदला निकाल रही हैं शहर की सबसे अमीर औरत की ड्रेस मुझे देकर, जबकि वो मुझे अच्छे से जानती हैं। मुझे कपड़ों पर इतना बारीकी से काम करना पसंद नहीं है। यहाँ रहकर तो मैं इसे बनाने से रही, इसे घर ही लेकर जाना पड़ेगा। रुचि बुटीक से उस ड्रेस को अपने घर लेकर आती है और घर में ही बैठकर उस ड्रेस पर काम करती है। तो वहीं एक लड़की शिल्पा के पास आती है। यार मेरी शादी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने लिए कैसा लहंगा लूं? तू इतने अच्छे कपड़े बनाती है, कुछ बताना। ये लहंगा मैंने डिजाइन किया है, अगर तू मुझे सारे मटेरियल लाकर दे दे तो मैं तेरे लिए ऐसा लहंगा डिजाइन कर सकती हूँ। तू भले ही दर्जी का काम करती है, पर हम सबके लिए तो तू डिजाइनर ही है। इतना बोल लड़की वहां से चली जाती है और कुछ कपड़े, डोरी, लेस, धागा, जरूरत का सारा सामान लाकर शिल्पा को देती है। कुछ ही दिनों में शिल्पा काफी अच्छा डिजाइनर लहंगा बनाकर तैयार करती है। अरे वाह बेटा, इतने कम दिनों में तूने इतना अच्छा लहंगा बना दिया, अपनी माँ के लिए भी कुछ बना दे। आज तक मेरी डिजाइनर दर्जी दीदी ने मेरे लिए तो कुछ नहीं बनाया, अब इस उम्र में माँ के लिए क्या डिजाइन करेंगी? चिंता मत कर, जब तू कॉलेज जाएगी तब मैं तेरे लिए डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं माँ के लिए कुछ बना रही हूँ। सभी मोहल्ले वाले को शिल्पा के हाथ के कपड़े काफी ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए सब उसी से अपने कपड़े बनवाते और उससे कपड़ों का आइडिया भी लेते। ये देख शांति को बहुत गुस्सा आता है। समय गुजरता है और शिल्पा काफी मेहनत कर अपनी माँ के लिए फ्रॉक, सूट, प्लाजो और हैवी एम्ब्रॉयडरी का दुपट्टा तैयार करती है। मैंने बड़े लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर तुझे पाल तो लिया, पर तेरे सपने पूरे नहीं कर पाई। पर मुझे गर्व है, दर्जी होने के बाद भी तूने मेरे लिए इतना अच्छा ड्रेस बनाया। माँ अब इमोशनल मत हो और जल्दी से पहन कर आओ। कुछ देर में शोभा अपनी बेटी के हाथ की बनाई ड्रेस पहनकर आती है। कुछ लोग जो वहां शिल्पा से अपने कपड़े लेने और कपड़े सिलवाने के लिए आए होते हैं, शोभा की ड्रेस देख शिल्पा की काफी तारीफ करते हैं और ये सब दूर खड़ी शांति देख रही होती है। शोभा बहन, तुम अपनी बेटी को दर्जी कहना छोड़ दो, क्योंकि ये तो हम मोहल्ले वालों के लिए डिजाइनर से कम नहीं है। इसकी डिजाइन्स किए कपड़े के सामने तो बड़े बड़े डिजाइनर फेल है। अरे बहन, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी बेटी एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, ये तो मेरी बेटी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी बेटी भी पिछले 1 महीने से घर में मेरे लिए एक गाउन तैयार कर रही है, मैं तो चली वही पहनने, फिर देखना तुम सब। शिल्पा की तारीफ सुन शांति सभी मोहल्ले वालों को सुनाकर अंदर जाती है और पिछले 1 महीने से जिस ड्रेस पर रुचि काम कर रही होती है, शांति उस ड्रेस को अपने गंदे हाथों से पहनने के लिए उठा लेती है। और तभी वहां रुचि अपने पिता के साथ आती है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है। माँ, उस ड्रेस को वहीं रखो, जानती भी हो वो ड्रेस किसकी है? हमारे शहर की सबसे अमीर औरत की। इस ड्रेस को हम सभी को बनाने में 6 महीने लग चुके हैं और पिछले 1 महीने से इस पर मैं बारीकी से काम कर रही हूँ, और तुम इसे छूकर मेरी सारी मेहनत खराब करना चाहती हो। वैसे ही मुझे फैशन डिजाइनर बनने का कोई शौक नहीं था और तुमने मुझे इस लाइन में धकेल दिया, और अब मेरा करियर खराब करना चाहती हो क्या? कुछ दिनों में शिल्पा ने अपनी माँ के लिए इतना अच्छा ड्रेस बनाया तो मुझे लगा पिछले 1 महीने से शायद तुम मेरे लिए ड्रेस बना रही है। माँ, अपनी बेवकूफी कब छोड़ोगी? पापा आप माँ को समझाते क्यों नहीं हो? मुझे कोई शौक नहीं है कपड़े बनाने का, और ये ड्रेस बनाना भी मेरी मजबूरी है। अब जाओ यहाँ से। इतना बोल रुचि अपनी माँ के हाथों से वो ड्रेस छीन लेती है और डमी को पहना देती है। साथ ही अपने माता पिता को अपने कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये देख शांति फूट फूट कर रोने लगती है और अमर उससे कहता है, अब रोकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम्हारी वजह से मैंने शोभा के पति के साथ बेईमानी की, पर फिर भी देखो शोभा बहन ने अपनी दोनों बेटियों को अकेले पाल लिया, और आज शिल्पा बेटी दर्जी का काम करके डिजाइनर को टक्कर दे रही है, और उसने अपनी माँ के लिए कितने प्यार से ड्रेस बनाई। ये सब संस्कार की वजह से हो पाया है। अगर तुमने अपनी बेटी को शुरू से भेदभाव करना ना सिखाकर प्यार से रहना सिखाया होता तो आज शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। गरीब बहू पहनेगी मनपसंद की ड्रेस। लो बहू, आज पड़ोस की पूजा में तुम तीनों ये मेरी पसंद की साड़ियाँ पहनकर तैयार होना। सच में तुम तीनों बहुत ही सुंदर लगोगी। माँ जी, ये कैसी साड़ी ले आई हो आप? मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता। हाँ माँ जी, भाविका भाभी ने बिल्कुल सही कहा, इन साड़ियों के कलर्स और डिजाइन्स कुछ भी हमसे मैच नहीं करता है, मैं भी नहीं पहनूंगी। भाविका और भूमि ने बिना कुछ सोचे समझे रेखा से उसकी पसंद की साड़ियां पहनने को मना कर दिया। रेखा उनकी बात को सुनकर उदास हो गई कि तभी उसकी सबसे छोटी बहू कोमल बोली, माँ जी, मुझे आपकी लाई हुई साड़ी और ये ज्वेलरी सब अच्छे लगे। लाइए, आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए, मैं ये पहनकर तैयार हो जाऊंगी। कोमल की बात सुनकर रेखा खुश हो गई। कोमल, भूमि और भाविका तीनों रेखा की बहुएं थीं, जिनमें कोमल गरीब घर से आई हुई सबसे छोटी बहू थी और भाविका और भूमि अमीर घरों से आई हुई बहुएं थीं।
कोमल की बात ने रेखा का दिल जीत लिया। वो अपनी सास की लाई हुई साड़ी और ज्वेलरी से ही तैयार हुई, जबकि भाविका और भूमि अपनी मर्जी से तैयार होकर पूजा में गईं। और फिर पूजा से लौटने के कुछ देर बाद, भाविका और भूमि भाभी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो कितने दिल से हमारे लिए ये साड़ियाँ और ज्वेलरी लाई थी, आप उनका दिल रखने के लिए ही ये पहन लेती। तुमने दिल रख लिया ना, बस इतना काफी है। हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, समझ आया? बिल्कुल सही कहा। माँ जी का दिल रखने को हम अपना दिल मारते? माँ जी हैं पुराने जमाने की बुढ़िया, उनकी पसंद तो अच्छी हो ही नहीं सकती। हम क्यों उनकी पसंद का पहने, हम तो अपना मन पसंद पहनेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी का दिल रख लेना भी अच्छा होता है। अगर अच्छा होता है तो तुम ही रख लो दिल। वैसे भी कोमल, तुम्हारी तो कोई पसंद होगी नहीं, गरीब मायके से जो हो। तुम्हें तो जो दे दो या जो कहो मिल जाए, वही तुम्हें पसंद आ जाएगा, क्योंकि कभी अपनी पसंद का तुमने पहना नहीं होगा ना। भाविका और भूमि कोमल के समझाने को भी उल्टा ले गईं और उसके गरीब होने के ऊपर उन्होंने उसे कई बातें सुना दी। लेकिन उनकी बदकिस्मती से उन दोनों की सारी बातें वहीं कुछ दूरी पर खड़ी हुई रेखा ने भी सुन ली थी। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों मेरे और कोमल के बारे में ऐसी सोच रखती हैं। अब बताती हूँ मैं इन्हें। रेखा ने अपनी दोनों अमीर बहुओं को सबक सिखाने की ठान ली। ऐसी शाम के खाने का वक्त हुआ और अरे बहू, आज शाम क्या खाना है? माँ जी, मैं तो पालक पनीर खाऊंगी, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मेरा तो सोयाबीन की चाप खाने का दिल है और साथ में मटर पुलाव। अच्छा कोमल, तू बता, तेरा क्या मन है? माँ जी, अब मैं क्या बताऊं? वैसे आप मुझसे पूछ ही रही हो तो मेरा तो दिल दाल चावल को कर रहा है, साथ ही मीठा मीठा कस्टर्ड हो तो मजा आ जाए। अच्छा कस्टर्ड, ठीक है, तो आज दाल चावल और साथ में कस्टर्ड बनेगा। सुनो तुम दोनों, मेरे साथ रसोई में आओ। एक जनी चावल बनाना और एक दाल, और मैं अपनी बहू के लिए कस्टर्ड बनाऊंगी। रेखा की बात को सुनकर भाविका और भूमि थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्होंने रसोई में जाकर रेखा के साथ मिलकर कोमल की पसंद का खाना बनाया, जिसके बाद टेबल पर भी उन्होंने ही लगाया और फिर चारों सास बहू ने बैठकर खाना खाया। ये क्या बात हुई? माँ जी ने बस इसकी पसंद का खाना बनाया है। ये क्या ज्यादा खास है? इसकी ही पसंद का बनाना था तो फिर हमसे पूछा ही क्यों था? वाह माँ जी, दाल चावल और कस्टर्ड सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरा खाने का दिल था। इसे इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? दोनों बहुओं को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो दोनों ऐसे ही कोमल से चिढ़ने लगी और जब खाना खाने के बाद कोमल रसोई में गई तो उन दोनों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्यों आप दोनों मेरे इतना पास आ रही हो? क्या जादू किया है तूने माँ जी के ऊपर? बोल। ओ बस तेरा ही गुणगान करने पर है। तेरी ही पसंद का आज सारा खाना बना और तुझसे कुछ काम भी नहीं करवाया। मुझे क्या पता, हो सकता है उन्हें मेरी कोई बात पसंद आ गई हो। तो ज्यादा खास है क्या जो तेरी ही बातें पसंद आएंगी? गरीब सादी। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं माँ जी, कुछ नहीं। रेखा के आते ही कोमल ने अपनी जिठानियों के ऐब छिपा दिए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। लगभग एक हफ्ते से कोमल की पसंद को ही ऊपर रखा जा रहा था। बहुआ, मुझे थोड़ा सा सामान खरीद कर लाना है, बताओ कहाँ से शॉपिंग करूं? माँ जी, यहीं पास ही में एक बहुत अच्छा और बड़ा मॉल खुला है, चलो वहाँ चलते हैं। तू बता कोमल। माँ जी, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अगर मॉल गए तो यही लोकल बाजार से ही खरीद लेंगे ना सामान। कोमल की बात को सुनकर रेखा ने उसी की बात को फिर से ऊपर रखा और वो लोकल मार्केट से ही सामान लेने को गई। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं भाविका और भूमि बाल खोले हुए बैठी थीं कि तभी कोमल कमरे से जूड़ा बनाए हुए आई। अरे कोमल बहू, तू भी तो नई बहू ही है, तू भी तो बालों को खोल ही ले। माँ जी, बेहिसाब गर्मी है और ऐसे में बालों को खोलना ना बाबा ना, मैं ऐसे चूड़ा बांधकर ही खुश हूँ। सही कहा, इतनी गर्मी में, और ये दोनों दुनिया भर की गर्मी हो रही है और तुम ऐसे बालों को खोले हुए हो। चलो कोमल की ही तरह इन्हें में जूड़ा बनाओ। माँ जी, हमें गर्मी में खुले बालों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताऊं क्या मैं तुम दोनों को? चलो जल्दी से जूड़ा बनाओ। रेखा ने जबरदस्ती कोमल की पसंद को सभी बहुओं पर थोप दिया, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी भूमि और भाविका को बाल बांधने पड़े। ऐसी सिलसिला जारी था और अब भाविका और भूमि रेखा के कोमल की साइड लेने से तंग आ चुकी थी। ऐसे ही अब पड़ोस में अचानक से शादी निकल आई थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बहुओं को बताया। सुनो तुम तीनों, पड़ोस में शादी है, अचानक ही सब कुछ हो रहा है। आज शाम को पार्टी में जाने की तैयारी कर लेना, अमीर लोग हैं और हाई क्लास भी। अब बताओ कि तुम तीनों क्या पहनोगी? माँ जी, मैं तो 1 पीस ड्रेस लूंगी। मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूंगी। बिल्कुल भी नहीं,
दोनों की दोनों साड़ी पहनना, और वो भी जो मैं दिलवाऊंगी। कोमल बहू, तो क्या पहनेगी बेटा? माँ जी, मेरा मन तो बंगाली साड़ी पहनने का है। साथ में मैं अपने बालों में गजरा लगाऊंगी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी पहनकर रेडी होंगी। ठीक है बहू, जैसे तुझे अच्छा लगे तू वैसे रेडी होना, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करवा कर आती हूँ, और साथ ही तैयार करने वाली से मैं बात भी कराऊंगी कि वो तुम लोगों को तैयार कर दे। रेखा की बात को सुनकर तीनों बहुएं उनके साथ बाजार आ गईं, जहां कोमल ने तो मनपसंद सामान लिया और रेखा ने भूमि और भाविका को कुछ भी उनकी पसंद का नहीं लेने दिया। ऐसी जब घर आकर तैयार होने की बारी आई, तब भी रेखा ने भाविका और भूमि को अपनी पसंद से तैयार करवाया और कोमल अपनी पसंद से तैयार हो रही थी। माँ जी, जरा देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो मैं बिल्कुल किसी जोकर की जैसी लग रही हूँ। अरे भूमि भी आ गई, ये भी मेरी ही तरह बेकार ही लग रही है। माँ जी, भाविका भाभी, जरा देखना। ठीक ही लग रही हो। अरे वाह माँ जी, देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अति उत्तम, बहुत ही खूबसूरत। रेखा कोमल को देखकर बेहद ही खुश हुई और भूमि और भाविका उसे देखकर जल गई। कोमल के बालों में गजरा था, साथ ही पूरे बंगाली लुक में वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कोमल को अपने से ज्यादा सुंदर लगता देख और उसे उसकी मर्जी से तैयार भी होने की वजह से भूमि और भाविका को गुस्सा आ गया। और माँ जी, ये ज्यादा खास है ना, तो इसे ही ले जाओ अपने साथ, हमें आना ही नहीं है। ठीक कहा, मैं जा रही हूँ अपने कपड़े बदलने को। भूमि और भाविका गुस्से में अपने कमरे में गईं और कपड़े वगैरह बदल आईं। बस ये एक ही बहू खास है ना आपके लिए, चाहिए इसे ही ले जाइए। बस इसकी ही पसंद नापसंद की परवाह है आपको तो। जाओ दोनों सास बहू। हाँ है, बस इसी की परवाह है मुझे। तुम लोग इतना जल क्यों रही हो? वैसे भी जिसको मेरी पसंद की और मेरी भावनाओं की परवाह है, मैं उसकी ही तो परवाह करूंगी। जरा सोचो, तुम दोनों ने मुझे दिया ही क्या है? तुमने कभी मेरी खुशी के लिए कुछ किया? कभी अपना मन मारा? कभी मुझे खुश करने का सोचा? नहीं ना। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वो ही करती हो, तो फिर मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जो मैं सब जानती हूँ कि कैसे अकेले में तुमने कोमल को टॉर्चर किया, लेकिन तुम्हारी इज्जत न खराब हो इसकी वजह से ये सब झेलती गई। तुम्हें मेरा दिल रखने के बारे में भी इसी ने समझाया, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी समझ आता ही नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरे बारे में मत सोचो, मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं सोचूंगी। रेखा की बातों को सुनकर भाविका और भूमि का सिर शर्म से झुक गया। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं था, बस बेबसी और शर्मिंदगी से उनके मुंह से दो ही शब्द निकले, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे बोलकर वो रोने लगी, जिसे देखकर रेखा ने उन्हें माफ कर दिया। बस फिर क्या था, रेखा ने उन्हें माफी देकर उन्हें उनकी मनपसंद से तैयार होने की इजाजत दे दी, जिसके बाद सभी अपनी पसंद से तैयार होकर शादी में गए और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने